वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, जिसको हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में देखा था। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में हमने एक चीज पॉइंट्स में हमने कंपैरिजन पॉइंट्स में देखा था कि ओवरराइडिंग करते वक्त हम डायनेमिक बाइंडिंग कर सकते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। सो डायनेमिक बाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी मेथड कॉल होता है, देखिए जहां पे भी हम मेथड को कॉल करते हैं वो मेथड डेफिनेशन के साथ कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होगा? क्योंकि जब कॉल किया जाएगा तो उसके डेफिनेशन पे उसको जंप करना रहता है। सो जो कंपाइलर है वो क्या करता है कि फंक्शन डेफिनेशन को फंक्शन या मेथड डेफिनेशन को मेथड कॉलिंग को मेथड डेफिनेशन के साथ बाइंड करता है। सो द कॉलिंग ऑफ द मेथड गेट्स बाइंडेड टू द डेफिनेशन ऑफ द मेथड। ये जो बाइंडिंग हम कर रहे हैं, कॉलिंग ऑफ द मेथड टू द डेफिनेशन ऑफ द मेथड के बीच में जो बाइंडिंग होता है, कनेक्शन बनता है, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग। और ये अगर कंपाइल टाइम में बाइंड हो जाते हैं उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। ये कंपाइल टाइम बाइंडिंग कब होता है? जब हम ओवरराइड कर रहे हैं, क्लास सेम है, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनके आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं, तो हम उसको बोलेंगे स्टैटिक बाइंडिंग या कंपाइल टाइम बाइंडिंग। लेकिन यही अगर बाइंडिंग अगर रन टाइम में होने लगे, मतलब फंक्शन कॉल बाइंडिंग टू द फंक्शन डेफिनेशन, ये अगर रन टाइम में हो जाए, मतलब कंपाइल टाइम में ना हो, रन टाइम में हो, तब इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑब्जर्व करके देखते हैं कैसे होता है। हमने इनहेरिटेंस में ऑब्जर्व किया था कि हमेशा चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का इंस्टेंस बन जाता है, तो वही चीजों को थोड़ा मिक्स करके हम ऑब्जर्व करेंगे। ये सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ इकट्ठा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो डायनेमिक बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो डायनेमिक बाइंडिंग में क्या होगा कि हमको सबसे पहले डायनेमिक बाइंडिंग के लिए वी नीड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग होने के लिए हमको चाहिए इनहेरिटेंस। ओवरराइडिंग जो है शर्त यह है कि पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में सेम नाम से मेथड बनाना है और सेम इनपुट आर्गुमेंट्स होने चाहिए, सेम रिटर्न टाइप होना चाहिए। तो जैसे अपन ने एक मेथड बनाया M1 और यहां पे हमने लिखा क्लास A का M1 है, ये क्लास B बनाया, एक्सटेंड्स A लिखा। तो अभी पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए वी नीड इनहेरिटेंस। सबसे पहले हमको इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें और थोड़ा सा इसको स्पाइस अप करते हैं। मैं यहाँ पे इंटरफेस बना रहा हूँ, लेट अस क्रिएट एन इंटरफेस। जैसे मैंने इंटरफेस बनाया I1 या I नाम से बना लेते हैं। इसमें मेथड बनाते हैं, M1 नाम से एक मेथड बनाते हैं। अभी जो M1 मेथड है वो I में डिक्लेयर्ड है, ठीक। सो ये बाय डिफॉल्ट कैसा है? ये बाय डिफॉल्ट है पब्लिक abstract void M1, this is by default, ठीक है। हमने नहीं लिखा फिर भी वो ऐसा ही रहता है। तो M1 मेथड इज डिक्लेयर्ड इन I। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास भी बना रहे हैं, उसमें हम I को एक्सटेंड कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, सॉरी। तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे। तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करने से क्या होगा, ये जो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो एज इट इज इनहेरिट होके आ गया। तो क्लास बी में आई के अंदर से M1 मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया है, इनहेरिट होके आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नॉर्मल मेथड बनाएंगे, तो वॉइड M1 मेथड। अब हम क्या करें, ओवरराइड कर रहे हैं। नाउ वी आर ओवरराइडिंग द M1 मेथड, ठीक है। M1 मेथड को पब्लिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब ओवरराइड होता है तो याद रखना है कि जो भी एक्सेस मोड यहाँ पे है उससे ज्यादा या उसी के इक्विवेलेंट एक्सेस मोड होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे एक्सेस मोड क्या दिया था, डिफॉल्ट जो है वो पब्लिक से कम है एक्सेस, तो इसमें एरर आ रहा है। देखिए, अटेम्प्टिंग असाइनिंग वीकर प्रिविलेजेस का एरर आ रहा है। तो इसको हमको पब्लिक बनाना पड़ेगा। सो इसको पब्लिक डिक्लेयर किया हमने, M1 को पब्लिक बना दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं देयर इज अवर क्लास B का ये M1 है, क्लास B में इंप्लीमेंटेड M1 है। एक और क्लास बनाते हैं, क्लास C, और इंप्लीमेंट्स सेम आई मेथड, आई को ही हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
अगेन क्या होगा, आई के अंदर में जो ये M1 मेथड है वो इसके अंदर इनहेरिट होके आ जाएगा। हमको इसको ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो क्लास सी को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दे रहा है ये, तो इसको हम लोग को नॉर्मल मेथड बनाना पड़ेगा। तो वॉइड M1 हम मेथड बनाएंगे और यहाँ पे डेफिनेशन अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कौन सा क्लास है अपना, क्लास सी है, क्लास सी का M1 मेथड है अपन यहाँ पे दिखा रहे हैं। साथ में इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, वो जो है बाय डिफॉल्ट रहता है, डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट होने से नहीं चलेगा, पब्लिक रहना पड़ेगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो M1 मेथड है इट इज गेटिंग ओवररिडन हियर, इट इज गेटिंग ओवररिडन हियर। क्लियर? सो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ कोड को, सो दैट इज मोर एप्रोप्रिएट। तो ये जो ओवरराइड हो रहा है ये भी ओवरराइड हो रहा है। ठीक, सो यहां पे हमने हमारा इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया जिसमें एक ही पेरेंट क्लास है और बाकी एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस हैं। तो आई के अंदर में जो M1 मेथड है वो क्लास बी में भी आ गया, क्लास सी में भी आ गया, दोनों को अपन ने ओवरराइड भी कर दिया। ठीक, अब यहां ऑब्जर्व करें, अब डायनेमिक बाइंडिंग कैसे होता है देखिएगा। अब मेथड कॉल जब करेंगे उसको वो बाइंड करेगा विद मेथड डेफिनेशन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था, मेथड कॉल जो है, जो फंक्शन का कॉल होता है उसको मेथड के उसे फंक्शन के डेफिनेशन के साथ बाइंड करना पड़ता है। तो हम जब यहाँ पे आई यूज करेंगे, इंटरफेस है आई के ऑब्जेक्ट बनाया OB1 इक्वल टू न्यू आई तो बना नहीं सकते क्योंकि इंटरफेस का इंस्टेंस तो बन नहीं सकता। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस दे सकते हैं। तो जब हम डायनेमिक बाइंडिंग करते हैं तो पेरेंट क्लास रिसीव्स द चाइल्ड क्लास इंस्टेंस। तो जब ऑब्जर्व करें यहाँ पे, जब मैं OB1.M1 कॉल करूंगा तो क्या होगा, इंस्टेंस किसका है, B का, तो ये B का M1 कॉल कर देगा। वैसे ही अगर मैं OB1 के अंदर C का इंस्टेंस ला दूं तो अब OB1 की इसको कॉल करेगा, C के इंस्टेंस को, C के मेथड को कॉल करेगा। तो ये जो बाइंडिंग है, ये मेथड M1 को क्लास B के M1 से बाइंड करना और ये वाले M1 को क्लास C के M1 से बाइंड करना, ये जो प्रोसेस चलेगा ये डायनेमिकली होगा, रन टाइम में होगा, बिकॉज OB1 जो है वो पेरेंट क्लास है। OB1 का रेफरेंस पे अपन M1 कॉल करें, देखिएगा OB1 के रेफरेंस पे M1 कॉल हो रहा है। तो जब OB1 के रेफरेंस पे M1 कॉल हो रहा है मतलब ये M1 OB1 का ये है, इसके रेफरेंस पे जब कॉल होगा तो अब इसमें कोई डेफिनेशन तो है नहीं, तो ये वाला जो M1 है वो इसके साथ तो बाइंड हो नहीं सकता क्योंकि डेफिनेशन दिया ही नहीं है। सिमिलरली ये वाला M1, ये जो M1 है ये भी इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि डेफिनेशन तो है ही नहीं। डेफिनेशन कहाँ है, डेफिनेशन यहाँ पे है, इधर है और इधर है। तो इस डेफिनेशन के साथ इस मेथड को जब वो कनेक्ट करेगा, बाइंड करेगा, तो ये रन टाइम में बाइंड करेगा। सिमिलरली ये वाले मेथड के M1 का डेफिनेशन को जब इस डेफिनेशन के साथ वो बाइंड करेगा तो वो रन टाइम में करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पे मेथड कॉल और मेथड डेफिनेशन का जो बाइंडिंग है वो रन टाइम में होगा। तो इसको जब हम रन करेंगे तो इसके कारण ये आउटपुट मिल रहा है और इसके कारण ये आउटपुट मिल रहा है। भले ही OB1 जो है वो आई का ऑब्जेक्ट है, B का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो B के इंस्टेंस, B के मेथड को कॉल कर पा रहा है और C के मेथड को कॉल कर पा रहा है। बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल कि जब इंस्टेंस इसको B का मिला तो B के अंदर में जो M1 मेथड का डेफिनेशन है उसके साथ वो बाइंड हो जाता है। जब उसको इंस्टेंस मिला C का तो वो M1 के डेफिनेशन को C के इंस्टेंस के M1 के डेफिनेशन के साथ बाइंड कर देगा। और ये जो बाइंडिंग होगा ऑफ मेथड कॉलिंग विद द रेस्पेक्टिव मेथड डेफिनेशन, ये रन टाइम में होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक बाइंडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट है डायनेमिक बाइंडिंग का जो हम अभी कोड से ऑब्जर्व किए। So I hope the concept is clear and thank you so much for your patient listening. Please subscribe and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.